So our next chapter is Panchayati Raj Institutions, that is PRI. PRI रेफ़र करता है ऐसे सिस्टम को द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। इसका मतलब है कि लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे सेल्फ जो गवर्नेंस है, अपने आप को लोग गवर्न कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ रूरल एरियाज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। किस तरीके से कर रहे हैं वो अपने आप को गवर्न, दैट इज़ कि उन्होंने अपने कुछ इलेक्टेड अपने ही भाईचारे में से किसी 2 लोगों को, 3 लोगों को इलेक्ट करा है और वो उनकी अब नीड्स को फुलफिल करेंगे। सो द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज पंच, दैट मीन्स द 5, एंड द आयत दैट इज असेंबली। सो वैसे जो है टर्म है मैंने संस्कृत वर्ड से ली है। पंच का मतलब जनरली होता है 5 एंड आयत का मतलब होता है दैट इज असेंबली, तो पंचायत। नाउ ट्रेडिशनली ये सिग्निफाई करती थी, पहले के टाइम पे भी हुआ करती थी, दैट इज़ अ काउंसिल ऑफ 5 एल्डर्स। जनरली ये काउंसिल होता था, एक असेंबली होती थी, एक समूह होता था 5 एल्डर्स का, जिनको खुद चूज़ करते थे द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मतलब जैसे कि विलेज कम्युनिटी है, टू सेटल द डिस्प्यूट्स एंड ओवरसी करने के लिए छोटे मोटे कामों को, लोकल अफेयर्स को। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या आता है पीआरआई का, है क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज सबसे पहला है लोगों का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में। हमें डेवलपमेंट करानी है और नीचे तक करानी है, तो इसलिए इन लोगों का पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा। साथ में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स पावर को सिर्फ सेंट्रलाइज मत रखो, उसको नीचे की तरफ कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। तो मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हमने ऐड किया था एक नया पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हमने टाइटल दिया द पंचायत करके। जो पार्ट 9 है ये कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट करता है आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। इसने एक नया 11 शेड्यूल भी ऐड करा शेड्यूल्स में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आउटलाइन करता है, जो कि क्या है, जिसमें है क्या पावर्स क्या होंगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी पंचायत की, उसके बारे में वो बताता है। और जनरली इट इज़ अ लिस्ट, इट इज़ ए काइंड ऑफ अ लिस्ट है 29 फंक्शंस की, जो कि डिवॉल्व हुई हैं टू पंचायत को दी गई हैं। अब थोड़ा सा अगर हम लोग एवोल्यूशन देखें, मोटा मोटा पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ज़्यादा दे रखी है एज इन कंपैरिजन, ऑल्दो हो सकता है कि मेंस में इट इज़ यूजफुल, प्रीलिम्स में तो खैर नहीं है। प्रीलिम्स में तो कमेटी का नाम पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए सबसे पहला आई हमारी, इसको हमने बगल के नाम से जो है इसका एक्रोनिम बना है। सबसे पहले ये मेरी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी आती है और ये करती क्या है, एग्जामाइन करती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को। बेसिकली ये 2 प्रोग्राम चलाए जाते हैं गांव के विकास के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। और ये क्या करती है कमेटी, एग्जामाइन करती है कि ये जो प्रोग्राम्स लेके आए हैं उनकी इसकी वर्किंग कैसी है, क्या इसका फ़ायदा गाँव के लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। फिर ये कुछ रिकमेंडेशन देती है कि आपको पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर सिस्टम आपको बनाना चाहिए पंचायत में। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही बना दो, लेकिन बना दो। ये बेसिक ये सजेशन देते हैं कि पंचायती राज की ज़रूरत है भाई, आपको एक स्ट्रक्चर प्रॉपर एक हायरार्की बनानी पड़ेगी यहाँ पे, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो वहाँ पे। सेकेंड बैठती है अशोक मेहता कमेटी BA, जो कि रिव्यू करती है, स्ट्रेंथन करती है डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम, जो कि किस लिए बनाई जाती है कि इसके कहने से पंचायती राज सिस्टम जो कि इनफॉर्मल है अपने आप में, वो बना तो दिया जाता है, लेकिन अब उसको रिव्यू करना और किस तरीके से उसको और बेटर करे, इसके लिए हमारी अशोक मेहता कमेटी बैठती है, जो रिव्यू करती है एंड स्ट्रेंथन, जो स्ट्रेंथन करने की बात करती है, जो कि पंचायती राज का सिस्टम जो कि डिक्लाइन कर रहा था, प्रॉब्लम्स बताती है कि किस वजह से हम पंचायती राज सिस्टम अच्छा सिस्टम है लेकिन हम उसको फिर भी क्यों ठीक नहीं कर पाते हैं। वो कहता है चलो 3 की जगह 2 टायर दे लो और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करो, ठीक है, ऐसा कहती है वो। मोटा मोटा इस पर थोड़ा सा वो कर देती हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन 2 टायर सिस्टम, ये कहती है कि 3 टायर सिस्टम इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारी जीवे की राव कमेटी बैठती है BAGL का बगल का जी, जो कि रिव्यू करती है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अगेन ये PRIs को क्या करती हैं, नॉट PRI, दैट इज़ जो भी इनफॉर्मल पंचायत इस्टेब्लिश करी हैं गवर्नमेंट ने, उनको एक तरीके से और ज़्यादा रिव्यू करने की कोशिश करती है
रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, और ये देखती है क्या जो है अरेंजमेंट है क्या ये फुलफिल कर रही हैं द नीड्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, क्या वो बेहतरीन तरीके से कर पा रही हैं, हाँ नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन है, इस चीज़ें में देती हैं। अब ये भी कुछ ना कुछ अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो ये क्या बोलती है, तो वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट की तरह यूज़ करो फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और बोलती है कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए, उसकी एक पोस्ट होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि पीआरआई को भी थोड़ा बहुत प्लानिंग में जो है आप इनकलकेट करो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक पोस्ट बना दो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, पीआरआई को प्लानिंग में भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाओ प्लान करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तभी आप अच्छे से जो है इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश करा पाओगे, उनके फ़ायदे आप उठा पाओगे। देखिए बहुत ज़्यादा तो रट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 बार सुनेंगे तो थोड़ा बहुत, देखो मैं बताती हूँ, किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एक्सेस मत ट्राई करो कि वो रट जाए, बस उसको देखते चलो, उसको एक बार रिवाइज़ करो, रिकॉल करो। जब आप बहुत बार कर लोगे, आप 10 टाइम्स कर लोगे ना, वो ऑलरेडी खून में समा जाएगी। यू डोंट नीड टू, आपको ऐसे एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे, हाई याद नहीं हो रहा। जिसी को ज़्यादा ऐसे करते हैं ना, हाई याद नहीं हो रहा या उससे डर जाते हैं पहले, तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं फिर याद होने में। सो बेटर कि इस फोमो को रहने दो, ये छूट जाएगा। बस बार बार रिवाइज 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 एंड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारी एल.एम. सिंघवी कमेटी आती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देती है। ये दोबारा से रीविटलाइजेशन करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और अच्छे से क्या करती है, कहती है कि ये जनरली बैठती है कि किस तरीके से जिंदा करा जाए, जो एजेंस हम खो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम जिंदा करा रहे हैं। एंड ये फाइनली कह देती है आप कॉन्स्टिट्यूशनली इसको रिकॉग्नाइज कर दो। अभी तक ये क्या है, इनफॉर्मल है, आपने फॉर्मल तो किया नहीं है। अब फॉर्मल नहीं किया तो उसको लोग सीरियस ले नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। तो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको क्या कर दो, रिकॉग्नाइज कर दो। जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स टू एडजुडिकेट द कंट्रोवर्सीज अबाउट इलेक्शन टू दिस कैरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन दी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। प्रीलिम्स में देखो मैक्सिमम आएगा कि किसने बोला, दैट इज एल.एम. सिंघवी ने बोला था। उसके जब पहले वाले हैं वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि ये कर दो, कोई पोस्ट बना दो, 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ बोला, ठीक है। नाउ राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने इस्टेब्लिश करा था पंचायती राज को। जो स्कीम है उसको इनोग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं October 2 इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट, फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, पहला जो स्टेट है वो राजस्थान बना, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले जो है गाँव ने पहले, मतलब सॉरी स्टेट वाइज शुरुआत होती है हमारी। ये इवोल्यूशन बता रखा है थोड़ा बहुत। अब उसके बाद फिर गवर्नमेंट हमारी एक्ट लेके आ जाती है, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले आती है, जिसके तहत हमारी जो है क्या क्या फीचर्स है वो हम ऑलरेडी पढ़ ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने इवोल्यूशन देख लिया, कहाँ पे पहले आई थी, क्या रीजंस थी, क्या कमियाँ थी। नाउ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट आर, कुछ फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के। सबसे पहले कहता है ग्राम सभा के बारे में। ये कहता है कि बॉडी consisting of persons registered in the electoral rolls of a village within an area of पंचायत at a village level। कहता है ग्राम सभा होना चाहिए हर एक गाँव में। तो ग्राम सभा है क्या, एक बॉडी है जहाँ पे जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं एक इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज में, गाँव में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल का मतलब है जो कि इलेक्शन दे सकता है ना, जिसके पास भी वोटर आईडी है, वोटर कार्ड है, उसकी एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। उस लिस्ट में जिस जिसका नाम है जो भी रजिस्टर्ड है, उसकी बॉडी उन सारे लोगों को इकट्ठा कर दूँ, उनका जो झुंड है विद इन एरिया ऑफ द पंचायत विलेज लेवल पे, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। एक तरीके की विलेज असेंबली, पूरे गांव की असेंबली होना, जिसमें कंसिस्ट है सारे रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ द पंचायत। इट मेक साइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस। वो सारे पावर करेगी, सारे काम करेगी जो भी विलेज लेवल पे हमारी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइन करता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ग्राम सभा होगी तो हर जगह, लेकिन क्या काम उसके होंगे ये हमारी स्टेट ही डिटरमाइन करेगा। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये कहता है कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए हर एक स्टेट में, जो कि क्या किस तरीके से बनेगा, पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब 3 लेवल पे पंचायत होगी, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी पीआरआई का सिस्टम रहेगा। However, a state having a population not exceeding 20 lakhs may not constitute पंचायत at intermediate level। बट उसमें एक एक्सेप्शन भी रखी गई। अब हो सकता है बहुत सारी स्टेट्स हैं आपको पता है, एंड वो हो सकता है 20 लाख से ज़्यादा की भी वहाँ पे लोग ही ना हो वहाँ पे, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम वगैरह है,
यहाँ पे लोग इतने नहीं है तो वहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो आप फर्स्ट एंड हमारा लास्ट वाला रख सकते हो, इसको छोड़ सकते हो इंटरमीडिएट वाले को। इलेक्शंस देख लेते हैं कैसे होंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पंचायत के। ये कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पंचायत के एट अ विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स शेल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एंड द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल को कैसे इलेक्ट करना है? डायरेक्टली बाय द पीपल, लोग डायरेक्टली करें उसको, ऐसा ही कहता है। ऑल द मेंबर्स, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ तो वो कहता है कि विलेज लेवल का जो चेयरमैन है वो इलेक्ट होगा इस तरीके से जिस तरीके स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है। बाकी जो चेयरमैन दोनों लेवल के, इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो कैसे इलेक्ट होंगे? शेल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड फॉर अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ। देखिए कुछ कुछ तो यहाँ पे कंडीशनल है एंड कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है जितने भी तीनों लेवल पे जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन ही होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, बात खत्म। जो चेयरमैन है, इसका चेयरमैन ये होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इसका चेयरमैन है वो इस तरीके से इलेक्टेड होगा जिस तरीके से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बोले। तो वो वॉलंटरी दे दिया एक तरीके से, समझ में आया? ओके। आर्टिकल 243F कहता है जो मिनिमम एज है कंटेस्ट करने की पंचायत के इलेक्शंस को, वो हमारी क्या है 21 ईयर्स है। क्या है? दैट इज़ 21 ईयर्स। ध्यान रखना इस चीज़ को। जितने भी मेंबर्स हैं विलेज, इंटरमीडिएट, शेल का मतलब है होगा ही होगा, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो चेयरमैन है पंचायत एट द विलेज लेवल शेल बी इलेक्टेड इन सच अ मैनर, उस तरीके से जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर बोले। जो चेयरमैन है हमारे पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनको कैसे इलेक्ट करेंगे? शेल मतलब होगा ही होगा, इनडायरेक्टली अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसी में से एक को चेयरमैन बना देंगे इनडायरेक्टली तरीके से। और मिनिमम एज हमने देख लिया 21 साल। नाउ ड्यूरेशन क्या है? जनरली जो है एक जनरल जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का टर्म होता है ऑफ द ऑफिस ऑफ पंचायत एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। हाउएवर इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, लेकिन इसको डिजॉल्व कराया जा सकता है टर्म को कंप्लीट करने से पहले। फ्रेश इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शेल बी कंप्लीटेड, नए इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अगर ऐसे डिजॉल्व हो जाती है तो नए इलेक्शंस होंगे। फ्रेश इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन। अच्छा, फ्रेश इलेक्शंस कब कब होंगे ये बोला गया है, सॉरी फ्रेश इलेक्शंस कब कब होंगे? तो पहला है कि एक्सपायर होने से पहले ही करा दो, जो 5 साल का टर्म है, थोड़ा बहुत पहले। और अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो बिफोर द एक्सपायरी फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। मान लीजिए कोई पंचायत है, पंचायत 5 साल की लगती है, 2 साल बाद ही उसका क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है किसी भी कारण से। तो उसके बाद वो कह रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर क्या करो, फ्रेश इलेक्शंस करा दो। समझ में आया? फ्रेश इलेक्शंस कब कब होंगे? हमारी एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर के टर्म से, या फिर जब डिसोल्यूशन हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर। व्हेन द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच डिसॉल्व्ड पंचायत would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election for constituting the new panchayat for such a period. वो कह रहा है मान लीजिए इसका डिसोल्यूशन हुआ हमारे 4.5 साल के बाद, 5 साल का टर्म होता है, 4.5 साल पे हो गया, या 4.5 मतलब एक तरीके से 4 साल हो चुके हैं एंड साथ में 8 मंथ्स हो चुके हैं। अभी कितने रह गए? सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ रह गए हैं नए इलेक्शंस में। तो उसके बीच में अलग से आपको इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, जो वो फ्रेश इलेक्शंस होंगे वही हो जाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है बेसिक चीज़। मोर ओवर अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म शेल कॉन्टिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। वो कहता है अगर पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होती है, नई पंचायत आती है, बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन हो गया था, बिकॉज पहली पंचायत का बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन, की उसका टर्म एक्सपायर नहीं हुआ था, 5 साल का टर्म होता है, 2 साल पर डिसोल्यूशन हो गया था, तो जो नई लोकसभा आएगी, लोकसभा कह देते हैं, नया पंचायत आएगी, वो कंटिन्यू करेगी ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच डिजॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यू हैड इट बीन सो डिजॉल्व। और तब तक ही कंटिन्यू कर पाएगी, सिर्फ जब तक कि वो मतलब जितना टर्म रह गया है सिर्फ उतने के लिए, वो रिमाइंडर पीरियड के लिए ही आएगी। बेसिक चीज़ समझ में आई? ठीक, ओके। नाउ रिजर्वेशन देख लेते हैं।
Reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in all the three tiers in the proportion of their population to the total population in the पंचायती एरिया। वो कहता है कि जो रिजर्वेशन है हमें रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन दी सीट्स की SC एंड ST के लिए तीनों ही टायर्स पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट एंड पंचायत इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन है। समझ लीजिए अगर कोई एरिया है, जैसे कोई विलेज है, विलेज में से 10 सीट हमारी जानी है, 10 लोग जो हैं इलेक्ट होंगे। अब विलेज में 10 लोग इलेक्ट होंगे, ठीक है। अब जो 10 लोग इलेक्ट होंगे ना, इसमें से मान लीजिए विलेज में जो पॉपुलेशन है SC ST की वो हमारी 50% है, तो 10 में से जो 5 सीट होगी उस पर हमारी SC ST के ही पर्सन बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर शेल, ध्यान रख लीजिए ज़रूर, शेल का मतलब होता है मतलब करना ही करना है, प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ द चेयरमैन इन द पंचायत एट अ विलेज और एनी अदर लेवल फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। साथ में चेयरमैन के लिए भी वही अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी रिजर्वेशन की बात करी गई है फॉर द SC ST के मेंबर, तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। चेयरमैन के ऑफिस पे भी पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल, मतलब और ऑल द लेवल्स, किसी भी लेवल पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल वाले लोगों को। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज वेल एज द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। वो कहता है कि रिजर्वेशन देना पड़ेगा सीट्स का, एज वेल एज द रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन सीट्स पे भी, चेयरपर्सन पे भी इन द पंचायत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विल सीज टू इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड। अभी रिजर्वेशन कब तक देना है, इसका कोई पीरियड है क्या? तो ये जो पीरियड है हमारा 334 आर्टिकल में स्पेसिफाइड है, ठीक है। दोबारा कह लेते हैं, SC है, ST है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन क्राइटेरिया, कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, जैसे बोला है पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन देना है, सीट्स पे भी एंड चेयरमैन की पोजीशन पे भी, मेंबर्स की पोजीशन पे भी, चेयरमैन की भी पोजीशन पे आपको क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन। और ये कब तक देना है, जो टाइम पीरियड हमारा स्पेसिफाइड है हमारे आर्टिकल में, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है। नाउ प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, जो प्रोविजन है रिगार्डिंग की रिजर्वेशन देनी है सीट्स की पंचायत में, बोथ मेंबर है चेयरमैन को फॉर द शेड्यूल का, वो एप्लीकेबल नहीं है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। SC के लिए वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब ऐसा क्यों है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि देखो वहाँ पे जो है ट्राइब्स ही हैं पूरे में, SC है ही नहीं। दिस इज बिकॉज द स्टेट इज इनहेबिटेड फुल्ली बाय इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल, वहाँ पे लोग ही ट्राइबल पीपल हैं। देयर इज़ नो शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। दिस प्रोविजन वॉज एडेड लेटर बाय द 83rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, हमने इसमें बाद में चेंज किया था। ऑल दो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या एक्सेप्शन है क्या, कि हम दे सकते हैं क्या किसी स्टेट को कि रिजर्वेशन वो ना दे SC को। हाँ है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स ही रहते हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर द वुमेन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए क्या रिजर्वेशन। एक्ट कहता है रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, कि 1/3 सीट्स पे वुमेन को रिजर्वेशन देता है। फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन इन द पंचायत एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। साथ में तो 1/3 दे दिया, 1/3 देगा, ठीक है, सीट्स पे रिजर्वेशन मेंबर्स को भी एंड चेयरमैन को भी, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, रिजर्वेशन ऑफ SC ST बोथ मेंबर चेयरमैन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देनी है, फॉर वुमेन 1/3 देनी है बोथ मेंबर एंड चेयरमैन, ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देखी। आगे देखिए रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ OBC। अब OBC के रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्ट ऑथोराइज करता है स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक एनी प्रोविजन। एक्ट कहता है कि मैं अथॉरिटी देता हूँ स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो चाहे तो कोई भी प्रोविजन बना सकता है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत और द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इन द पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ OBC। वो चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है, किस सीट पे देना है, सिर्फ मेंबर्स पे देना है, चेयरमैन पे भी देना है, किस लेवल का देना है, किस परसेंटेज का, सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। तो दीज आर दी वॉलेंट्री, ये क्या है, ये है वॉलेंट्री प्रोविजंस, सॉरी इनवॉलेंट्री प्रोविजंस, कि ये तो देने ही देने पड़ेंगे।
और ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए किसको बोल दिया, स्टेट लेजिस्लेचर, खुद देख लो अपना। नाउ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत। A person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of पंचायत if he or she so disqualified। वो कहता है कि जो पर्सन है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्वालिफाइड नहीं रहेगा टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, कब हो जाएगा, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और द पर्पस ऑफ इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, लॉ ऐसा कहता है, या फिर कोई ऐसा लॉ जो कि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है, वो रेफर्ड होते हैं ऐसी अथॉरिटी को, किस पर्सन को, कौन डिसाइड करेगा इसके ऊपर, जो भी डिटरमाइन हमारा स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, ठीक है। बेसिक चीज पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर में एंजॉय द पंचायत विद सच पावर्स, ये भी डिसाइड हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है कि कौन कौन सी पावर्स उसको देनी है, अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी, कि जो कि ज़रूरी है सो दैट वो फंक्शन कर पाए एज अ इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखा इस रिगार्डिंग। स्टेट प्रोविजंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल मे कंटेन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्टेट के प्रोविजन में किस तरीके से डिवोल्यूट किया जा सकता है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, कोई ऐसे प्लान्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस से जुड़े, कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लान या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, इससे रिगार्डिंग पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवोल्यूट कराया जा सकता है, स्टेट दे सकता है पंचायत को, इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन, लेकिन वो सारे मैटर्स जो कि 29 मैटर्स हमारे 11th शेड्यूल है उनसे रिलेटेड दे सकता है। तो ये भी एक तरीके से स्पेसिफाइड नहीं करा है, ये पावर भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में दे रखी है हमारे एक्ट ने। नाउ फाइनेंसेस ऑफ पंचायत, पैसा कहाँ से आएगा, एज पर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ पंचायत द स्टेट लेजिस्लेचर में, तो जैसे कि हमारा बोलता है दैट इज़ अ प्रोविजन है रिगार्डिंग फाइनेंसेस ऑफ पंचायत एंड द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथोराइज अ पंचायत। तो प्रोविजन कहता है कि जो फाइनेंस की बात है वो भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर खुद देखेगा, और स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो ऑथोराइज कर सकता है, अथॉरिटी दे सकता है पंचायत को कि तुम लेवे करो, लगाओ, कलेक्ट करो एंड अप्रोप्रिएट, आपस में बांटो, टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को एंड फीस को असाइन कर सकता है कुछ पंचायत को, टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स एंड फीस जो कि लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है। मतलब क्या है कि लगा रही है और कलेक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन वो उस पैसे को दे पंचायत को रही है फॉर द फंक्शनिंग, ऐसा वो कर सकता है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वो ग्रांट्स दे सकता है किसको, पंचायत को, कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, कहाँ से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत, साथ में वो एक स्पेसिफिक स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बाय द लॉ क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक क्या बना सकता है, एक फंड बना सकता है, और उसमें अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से क्या क्या पैसा उसमें डालना है खुद वो भी डिसाइड वो खुद कर सकता है। मतलब कुछ नहीं है, एग्जैक्टली नहीं बोला हुआ, बस इतना है कि स्टेट लेजिस्लेचर पैसा देगा पंचायत को। अब किस तरीके से देगा, कुछ तरीके बता रखे हैं, एग्जैक्टली ये नहीं है कि हाँ यही तरीका आपको अपनाना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस टू द पंचायत। तो कहता है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होना ही होना चाहिए, है ना, दिस इज़ अ इनवॉलेंटरी प्रोविजन, करना ही है, बनाना पड़ेगा, जो कि सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा, प्रिपरेशन करेगा इलेक्टोरल रूल्स की, एंड कंडक्ट करेगा जितने भी इलेक्शंस है पंचायत में। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो यहाँ पे हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसमें होगा, टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जिसको अपॉइंटमेंट कौन देगा, गवर्नर देगा। हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस शैल ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, उसकी जो कंडीशंस है, सर्विस टेन्योर है, वो भी हमारी गवर्नर ही क्या करता है, डिटरमाइन करेगा। ही शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड द ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। और उसका जो रिमूवल है ना, अगर उसको रिमूव करना है तो कैसे करोगे, बाय द, जैसे कि जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट को रिमूव करते हैं इस तरीके से। तो
स्टेट इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश कराना ही पड़ेगा, जो कि हमारे क्या करेगा, सुपरवाइज डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट कराएगा इलेक्शंस टू द पंचायत, और कंसिस्ट करेगा। इसमें होगा क्या, एक इलेक्शन कमीशन होगा। ये मल्टी मेंबर बॉडी, दिस इज अ सिंपल 1 मेंबर बॉडी। अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, ठीक है, सर्विस टेन्योर गवर्नर देख रहा है, और शेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, और उसको जब तक आप रिमूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड जो कि प्रिस्क्राइब्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जो कि किस तरीके से मतलब प्रेसिडेंट करेगा उसका रिमूवल, से सीधा बात करें तो। अकाउंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अब जो भी अकाउंट्स रहेंगे, पैसे का आना जाना, कहाँ यूज़ हुआ, उसका जो ऑडिटिंग करना है, तो इसके रिगार्डिंग क्या बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बनाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर, इस मैटर में भी स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि आप देख लो कि किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन कराने हैं और किस तरीके से ऑडिटिंग करना है अकाउंट्स का। एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटीज़, क्या ये जो प्रोविजंस है हमारे, दैट इज़ ऑफ दी इन सब के, क्या ये हमारे दैट इज़ अप्लाई होंगी यूटीज़ में? जो प्रोविजंस हैं इस पार्ट के वो एप्लीकेबल है टू द यूनियन टेरिटरीज, यस वो एप्लीकेबल हैं, बट लेकिन जो प्रेसिडेंट है मे डायरेक्ट, प्रेसिडेंट चाहे तो मर्जी से डायरेक्ट कर सकता है, दे वुड अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज ही मे स्पेसिफाई। बट वो कह सकता है, देखो जनरली अगर वो कुछ नहीं कह रहा है मतलब एज इट इज़ हो जाएंगी यूटीज़ में अप्लाई। अगर वो कुछ कहता है तो थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकता है, फिर किसी प्रोविजन को बोल सकता है ये अप्लाई नहीं होगा, या फिर किस तरीके से अप्लाई होगा, दैट इज़ इट। एग्जम्प्टेड स्टेट एंड कुछ एरियाज़ हैं। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सर्टेन अदर एरियाज़। कुछ एरियाज़ में हमारा जो है ये दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है नहीं करता है अप्लाई। जैसे कि शेड्यूल एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं हमारे मणिपुर पे जहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है जहाँ पे ऑलरेडी दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल एग्जिस्ट कर रही है, नागालैंड है, मेघालय, मिजोरम, इस चीज़ को याद रख लेना। तो यहाँ पे जो है दैट इज़ जो AMTM था उसमें से A और T को हटा दो, प्लस नागालैंड, इन 3 स्टेट्स में नहीं कर रहा है। साथ में मणिपुर के हिली एरियाज़ में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी वेस्ट बंगाल पे अप्लाई नहीं करता है। हाउएवर जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं इन प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरियाज इन द ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज इट मे स्पेसिफाई। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके मॉडिफाइड वे में उस पर अप्लाई करा सकती है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल वाले एरियाज़ पे इन सारे प्रोविजंस को। इसके लिए एक्ट भी लेके आइए, पैसा एक्ट, जिसको हम आगे पढ़ लेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो एक कहता है, जो एक्ट है कहता है दैट इज़ कि गवर्नर जो होगा स्टेट का वो शेल मतलब करना ही करना पड़ेगा उसको एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 साल के बाद, जो कि रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत की, है ना, रिकमेंडेशंस देगा। स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द, बाकी जो चीज़ है कि क्या कंपोजिशन होगा, कि कौन कौन होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन में, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसके मेंबर्स की, क्या मैनर ऑफ सिलेक्शन है, वो सब कुछ हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के ही हाथ में है। स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है शेल मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, तो उनको ये सारी रिकमेंडेशन देनी है टू द गवर्नर, किसको, गवर्नर को। क्या क्या रिकमेंडेशन देनी है? द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेव्ड बाय द स्टेट। जो भी स्टेट का पैसा है उसमें से कितना पैसा जो है स्टेट के पास और कितना पंचायत के पास जाना चाहिए। एंड द लोकेशन ऑफ शेयर्स अमंग्स द पंचायत एट ऑल लेवल, पंचायत पे जैसे कि मान लिया कि आना चाहिए 300 करोड़ रुपये, तो हर एक लेवल पे कितना जाना चाहिए वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीसेस दैट मे बी असाइन टू द पंचायत, साथ में उसको रिकमेंडेशन देनी चाहिए इससे रिगार्डिंग कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ है जो कि हमारी पंचायत को ही दे देने चाहिए, वही लगाए, वही कलेक्ट करे, वही अपना अप्रोप्रिएट करे। क्या गारंटी एड देनी चाहिए पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कि स्टेट को कितनी ग्रांट्स देनी चाहिए, क्या ग्रांट्स देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन, साथ में वो ये भी रिकमेंड कर सकता है कि क्या तरीके अपनाने चाहिए सो दैट फाइनेंशियल जो पोजीशन है हमारे पंचायत की वो बेटर हो। गवर्नर शेल प्लेस द रिकमेंडेशन, साथ में एक और चीज़ ये कहता है कि गवर्नर को प्लेस करने पड़ेंगे जो सारे रिकमेंडेशंस स्टेट फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं, अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट, साथ में क्या उन पर एक्शन लिया गया है बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है शेल ऑल्सो सजेस्ट, ये भी कहता है कि जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसको भी सजेस्ट करना पड़ेगा क्या मेजर्स ज़रूरी हैं टू
ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट, कि और किस तरीके से जो स्टेट है बेटर फाइनेंस प्रोवाइड करा सकता है हमारे लोकल गवर्नेंस को ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो सेम फंक्शन फाइनेंस कमीशन परफॉर्म करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, वो हम आगे देख लेंगे। ओके, ये एक्ट ऑल्सो बार करता है, बार मतलब रोकता है कि इंटरफेरेंस नहीं करेगा कोई भी कोर्ट इलेक्टोरल मैटर्स में, इलेक्शन से रिगार्डिंग। द एक्ट बेयर्स द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ द पंचायत। नाउ एज आई सेड कि कुछ प्रोविजंस वॉलंटरी हैं, कुछ हमारी कंपलसरी याद कर लो, बाकी जो हमने पढ़े हैं वो सारी वॉलंटरी हो जाएंगी। जैसे कि ऑर्गेनाइज कराना ग्राम सभा को, ये अपने आप में क्या था, दैट इज़ अ कंपलसरी प्रोविजन। लेकिन क्या पावर्स एंड फंक्शंस दे रही हैं अपने आप में क्या है, वॉलंटरी हैं, स्टेट की मर्जी पर मतलब डिपेंडेंट है। कंपलसरी है कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से इलेक्शन होगा हमारे चेयरमैन ऑफ द विलेज पंचायत का है ना, हमने देखा था कि जो चेयरमैन है विलेज पंचायत का उसका हमारा स्टेट देखेगा। डायरेक्टर इलेक्शंस होंगे टू ऑल द सीट्स ऑफ 3 टायर पे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे चेयरमैन द पंचायत एट द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 21 ईयर्स एक मिनिमम एज है इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। रिजर्व करना पड़ेगा सीट्स मेंबर्स एंड चेयरमैन दोनों SC/ST के लिए। रिजर्वेशन करना पड़ेगा 1/3 सीट्स का बोथ मेंबर एंड चेयरमैन फॉर वुमेन के लिए पंचायत ऑल द 3 लेवल्स। फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स फॉर पंचायत, टेन्योर फिक्स है 5 साल। एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 मंथ इन द इवेंट ऑफ द, और अगर पहले डिजॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट करानी है फाइनेंस कमीशन इलेक्शन कमीशन की। तो ये सारे अपने आप में क्या हैं, दीज आर दी कंपलसरी प्रोविजन। बाकी फिर देख लेना, वो ऑलरेडी हो जाएगा, ज़्यादा मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ अ पैसा एक्ट। एज आई सेड, ये क्या है, दिस इज़ अ प्रोविजंस ऑफ पंचायत की कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको एक तरीके से मॉडिफाई किया गया है सो दैट हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे क्वाइट गुड पॉपुलेशन होती है ट्राइबल पीपल्स की, तो उसको हम शेड्यूल्ड एरियाज़ बोल देते हैं। तो वहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करेगा, तो इससे रिगार्डिंग ये एक्ट जो है डील करता है। टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत टू द 5th शेड्यूल्ड एरियाज इज अ स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म। तो शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कौन से, जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं उससे रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। ये कहता है कि किस तरीके से प्रोविजंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो 5th शेड्यूल्ड एरियाज कौन कौन से हैं, तो इसमें बेसिकली आपको पता है तो 10 स्टेट्स आते हैं जिनके पास सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है। एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू द पंचायत एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने। तो इनको एप्लीकेबल कराने के लिए विद अ मॉडिफाइड वर्जन में पैस एक्ट लाया गया है बाय द पार्लियामेंट। अब क्या फीचर्स है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कोशिश की गई है कि ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा इम्पावर किया जाए। एवरी ग्राम सभा शेल, तो कुछ बहुत सारी पावर्स देने हैं ग्राम सभा को, अप्रूव करेगी जो भी प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स भी हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बिफोर दे आर टेकन अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन बाय द पंचायत एट द विलेज लेवल। तो वो अप्रूव करेगी कोई भी जो भी प्लान है, कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोजेक्ट है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिगार्डिंग बिफोर टेकन अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन से पहले, है ना, विलेज लेवल पे पहले ही अप्रूवल देगी। बी रीजनेबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। ये रिस्पॉन्सिबल, इसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशरीज़ को। बेनिफिशरीज़ मतलब क्या है, दैट इज़ ऐसे लोग जिनको, जो कि एलिजिबल हैं, जो कि वल्नरेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई कराना अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर प्रोग्राम्स के अंडर। साथ में एवरी पंचायत जो भी विलेज लेवल पे शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्राम सभा सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द अबव प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। साथ में अप्रूवल भी लेगी, इसके लिए बेनिफिशरीज़ को भी आइडेंटिफाई करेगी। साथ में एवरी जो पंचायत है रिक्वायर्ड, उसको ज़रूरत है कि वो ग्राम सभा से सर्टिफाई करवाए द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसों के मामले को भी, कि क्या हम ये पैसा इस्तेमाल कर लें फॉर द प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये अप्रूवल भी हमारा केस कौन देती है, ग्राम सभा देती है। और देख लीजिए, ग्राम जो सभा है और द पंचायत है एट द अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर कोई ऐसी जगह है जो उस एरिया में बिलोंग करती है, तो उसको अगर एक्वायर करना है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसके लिए भी परमिशन लगती है। जो रिकमेंडेशन है हमारी ग्राम सभा की या फिर पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस। अगर आपको लाइसेंस देना है
या फिर माइनिंग लीज देनी है माइनर मिनरल्स की शेड्यूल एरियाज़ में, उसके लिए भी रिकमेंडेशन लगती है हमारे ग्राम सभा की। और भी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। प्रायर रिकमेंडेशन पहले इजाज़त ले लो भैया उनसे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक्सप्लोटेशन करना है माइनर मिनरल्स का बाय ऑक्शन के थ्रू, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर शेल इंश्योर कि पंचायत जो भी है एट द अप्रोप्रिएट लेवल इन द ग्राम सभा आर इंडोइड स्पेसिफिकली विद, और भी क्या पावर दी गई है, द पावर टू इन्फोर्स द प्रोहिबिशन, ये चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सेल एंड कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। ये कह सकती है भैया देखो हमारा ये कल्चर है कि हमें शराब नहीं पीनी, तो आप यहाँ पे शराब का ठेका नहीं ला सकते हैं। ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका भी ओनर है, उनको ओनरशिप दी गई है। पावर है टू प्रिवेंट द एलिनेशन ऑफ लैंड, इनके पास ये ताकत दी गई है कि ये चाहें तो प्रिवेंट कर सकते हैं एलिनेशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज में, एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर एनी लॉफुली एलिनेटेड लैंड ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई और बाहर का आके आप उनकी लैंड को कैप्चर ना करे, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और इसके चलते अगर आके कोई लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलिनेटेड लैंड, जो कि अनलॉफुल तरीके से किसी ने आके उनसे कब्जा कर ली है। पावर टू मैनेज द विलेज मार्केट्स, अपने मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम इनके पास में है। दे हैव द पावर कि वो कंट्रोल रखते हैं ओवर द मनी लैंडिंग एक्टिविटीज़, ये कंट्रोल रखते हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस है, फंक्शनरीज हैं, ऑल द सोशल सेक्टर, मतलब जो भी वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई फंक्शनरी है। पावर है टू कंट्रोल द लोकल प्लान्स, किस तरीके से प्लान्स बनेंगे, क्या रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करते हैं फॉर सच प्लान्स इंक्लूडिंग द ट्राइबल सब प्लान्स। तो हमने बहुत सारी पावर जनरली दी गई है ग्राम सभाएं, फिर कहते हो पंचायत से डिफरेंट लेवल पे, है ना, पावर दी गई है। साथ में ये भी कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो सकती है शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी इन एवरी पंचायत, शेल बी इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज़, कि सीट्स को रिजर्व कर दो, ठीक है, जो पंचायत है उसमें इन द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज़। मतलब जैसे कि अब एक जो पंचायत है उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनको आपको क्या करना है, उनकी जैसे कि जिसकी पॉपुलेशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसको उसकी सीट्स को रिजर्व कर दो। हाउएवर जो रिजर्वेशन है shall not be less than 1/2 of the total number of seats, मतलब कितनी सीट्स को रिजर्व करना है, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मतलब 100 में से 50 को, ओके, तो 100 में से 50 सीट्स को रिजर्व करना ही करना पड़ेगा वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, है ना। फर्दर ऑल द सीट्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल द लेवल्स शेल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब क्या कह रहा है, वहाँ पे रिजर्वेशन किस तरीके से देनी है। 3 लेवल होते हैं पंचायत के, ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स। तो जो सीट्स हैं वो तो 50% आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करनी है। जो चेयरमैन रहेगा, जो चेयरमैन की सीट्स है वो 100% आपको रिजर्व करनी है शेड्यूल ट्राइब के लिए, मतलब चेयरमैन तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का पर्सन ही होगा। द स्टेट गवर्नमेंट मे नॉमिनेट एज वेल एज एक एक्सेप्शन देती है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नॉमिनेट कर सकता है ऐसे शेड्यूल ट्राइब को जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पंचायत में, एट द इंटरमीडिएट लेवल और द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऊपर के जो 2 लेवल्स हैं इन पे क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं ऐसी शेड्यूल ट्राइब का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। देखिए एक एरिया में बहुत सारी अलग अलग टाइप की शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। हाउएवर जो ऐसा नॉमिनेशन है वो लेकिन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड इन द ऑफ द, ठीक है, नॉट एक्सीड ना करें 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, ठीक है, इन दैट पंचायत। जैसे इस पंचायत में 50 मेंबर ही आने थे, 50 में से इसका मतलब है 1/10, दैट इज़ 5 से ज़्यादा आप सीट्स रिजर्व नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कमेटी के लिए भी, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। थोड़ा सा रिजर्वेशन वाले पार्ट को दोबारा कर लेना। बाकी ये मेन मोटा क्या है इसमें, मोटा अगर मैं पूरे स्पेस सेट को बोलूँ तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन एसटीज़ को देने की बात करी गई है, ज़्यादा जो है पावर दी है ग्राम सभा को
सो दैट उनके जो राइट्स हैं वगैरह है वो प्रोटेक्टेड रहे. दैट इज़ इट. ओके, एक दो बार देख लोगे तो हो जाएगा, रीड वीड कर लेना. दैट इज़ इट.